Assalamualaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. Viewers, आजकल फ्लॉलेस और हेल्दी स्किन होना एक ख्वाब है. आजकल लड़कियों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं. इन तमाम मसाइल को आज हम डिस्कस करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर रुबाब जाफरी. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर रुबाब. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू हेल्थ टॉक. डॉक्टर रुबाब, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि पिगमेंटेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे. तो पिगमेंटेशन होती क्या है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, पिगमेंटेशन इज द जनरल फॉर्म, यानी इसका मिलाजमा, जैसे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, सन स्पॉट्स आ जाते हैं. पिगमेंटेशन इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म. काफ़ी ख़वातीन को जिस तरह फेस पे छाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद, और जनरली जिन ख़वातीन का या इवन मर्दों का भी धूप में आना जाना ज़्यादा होता है, उनके भी फेस पे काफ़ी छाइयाँ आ जाती हैं. अब ये होता क्यों है? बेसिकली हमारे स्किन में जो कलर हमारा होता है वो एक पिगमेंट बनाता है जिसको कहते हैं मेलानिन. ठीक है. अब जब भी हम धूप में जाते हैं, या ख़वातीन को ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में जब उनके हार्मोन्स जो उनसे होते हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं या एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यूवी लाइट और सन रेज की वजह से जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं हमारी स्किन में, जिनको मेलानोसाइट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं. अच्छा डॉक्टर रुबाब, हम समटाइम्स ये भी देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं स्पेशली, वो कंफ्यूज हो जाती हैं अनइवन स्किन टोन में और पिगमेंटेशन में. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अनइवन स्किन टोन का मतलब ये है कि कहीं कहीं आपका जो सा फेस है वो क्लियर है, लेकिन जिस तरह लिप्स के साइडों पे होता है, या बिल्कुल यहाँ चीक बोन्स की साइड पे, या किसी किसी को फोरहेड पे भी उनका कलर जो सा बाकी कलर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. लेकिन वो उसको छाइयाँ नहीं कहते, आप इसको टैनिंग कह सकते हैं. सूरज के जो सा एक्सपोजर की वजह से कहीं कहीं आपको कलर जो सा वो डार्क आ सकता है, जिसको हम अनइवन स्किन टोन कहते हैं. और छाइयाँ बिल्कुल एक स्पॉटेड रीजन होता है, जिस तरह काफी लोगों के जो सा होता है वो चीक्स पे होती हैं, किसी के माथे पे आ जाती हैं, कुछ लोगों को चिन पे इश्यूज होते हैं. अच्छा, अर्लियर यू वर टॉकिंग अबाउट मेलास्मा, तो ये कोई डिजीज है, स्किन डिजीज है? It's not, so it's a sort of disease like melasma, लेकिन इसकी काफी फॉर्म्स होती हैं. कुछ लोग अगर आप देखें कि उनको फ्रेकल्स पड़ जाते हैं छोटे छोटे. अब जिस तरह एक खवातीन में यूजुअली तौर पर बटरफ्लाई की तरह यहाँ पे नाक से स्टार्ट होता है और चीक्स तक जाती है, तो वो एक डिजीज में भी हो जाता है. वो तो खूबसूरती समझी जाती है, हम तो अक्सर यही देखते हैं. हाँ, ये बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रेकल्स बल्कि वो खुद बनवाते हैं, यहाँ पे मेकअप से जो सा स्प्रिंकल आउट करते हैं उधर यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जो खवातीन उनको कॉस्मेटिकली, एस्थेटिकली वो चीजें थोड़ी अनप्लीजिंग लगती हैं, तो वो इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं. अच्छा डॉक्टर रुबाब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, हमने अनइवन स्किन टोन की भी बात की है, तो इसी के साथ साथ रिंकल्स भी आते हैं. एक स्पेसिफिक एज आती है जब आपको रिंकल्स होने लग जाते हैं. तो रिंकल्स हैं क्या और किस एज में स्टार्ट होते हैं? जब हमारी यंग एज होती है, हमारी स्किन में कोलेजन अच्छा होता है, हमारी स्किन प्लम्प होती है. लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि 25 जब हम क्रॉस करते जाते हैं, अर्ली 30s में आते हैं, तो आपके फोरहेड में या आईज के साइड पे जब आप स्माइल करते हो, वो मसल्स जो आप यानी जब आप यूज करते हो तो उसके साथ आपको रिंकल्स आने लग जाते हैं. आप स्माइल करते हो तो आपकी आईज के साइड पे रिंकल्स आते हैं, आईज के नीचे आते हैं. इसके अलावा जब आप यानी अगर कोई गुस्सा करता है या एक्सप्रेशन देता है तो उसके माथे पे भी फोरहेड लाइंस भी आती हैं. तो विथ टाइम हमारा कोलेजन कम, और कोलेजन बेसिकली हमारे स्किन में जो प्रोटीन है वो कम हो रही होती है, स्किन लूज हो रही होती है. हमारे जो मसल्स होते हैं फेस के, उसकी जो सी स्किन टोन होती है, जो लैक्सिटी होती है, वो कम हो रही होती है. सो इस वजह से उसके यूज करने पर, मसल्स को यूज करने पर विद टाइम हमारे रिंकल्स पड़ते हैं. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक एज में आके स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाते हैं. अब जैसे रिंकल्स है, पिगमेंटेशन है, तो फिर डार्क सर्कल्स भी इसी के साथ आते हैं. तो डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? समटाइम हम तो ये तो सुनते ही हैं, हमकी नींद पूरी नहीं हुई तो डार्क सर्कल्स हो गए. तो ये बेसिक रीजन यही है कि कोई और भी वजूहात होती हैं? नींद पूरी होना ये भी एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज्यादा रीजन होती हैं. जैसे काफी लोगों का आपने देखा होगा कि हमारे जनरली जो हमारा बोन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिपेंड करता है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो उनसे वो उनका स्क्रीन्स देखना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है. इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो चश्मा लगा होता है, अगर वो चश्मा नहीं पहनते तो वो बार बार अपनी जो उनकी आंखें हैं वो रब करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पिगमेंटेशन आ जाती है, रब करने से भी ज़्यादा. इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि आंखों के जो नीचे हैं या ब्लू या पर्पल सी उनको दिखती है, जो कि शेडो देती है डार्क सर्कल्स का. होता ये कि ये स्किन हमारी बहुत ज्यादा पतली होती है, इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपीयर हो जाती हैं. अगर किसी को एलर्जी है
या साइनस की ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो वेन्स होती हैं, वो उनमें कंजेशन आ जाता है, ब्लड फ्लो जो सा वो सही नहीं होता, तो वो फूल सी जाती हैं और वो अपीयर हो जाती हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बेसिकली नीचे से वेन्स जो सी होती हैं वो अपीयर हो रही होती हैं। तो ये भी रीजन होती है इसके। अगर आप में बच्चों में जिस तरह खासतौर पर अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो या ये चीजें हो, तो तब भी जो उनसे वो डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। अच्छा, लड़कियों को ना मैं देखती हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नॉट टू ऑल ऑफ देम बट सम, एक्नी स्कार्स। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। दे फील लाइक कि उनकी स्किन जो है वो स्कार्ड है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं। तो एक्नी स्कार्स जो होते हैं वो स्टबन होते हैं, उसका क्या रीजन होती है, वो जल्दी जाते क्यों नहीं है? अच्छा, बेसिकली जब टीनेज होती है, जब एक्ने स्टार्ट होता है और अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते और पॉपअप करते हो पिंपल्स, तो वहां पे पॉपअप करने की वजह से जो उनसे आपकी स्किन होती है नीचे से जब वो हील करती है, तो वहां पे कोलेजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। देयर इज अ डिफरेंस एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स में। अगर वो सिर्फ ब्राउन या ब्लैक सा स्पॉट पड़ा है, इट्स अ एक्ने मार्क, ये अलहदा चीज है। लेकिन अगर हाँ उसके नीचे से कोलेजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अगर विथ टाइम आप देखते जाओगे वहां पे सुराख टाइप आइस पे स्कार्स पड़ जाते हैं, किसी को बहुत ज्यादा डीप जोन से हैं वो खड्डे से पड़ जाते हैं उस रीजन पे। तो इसका जरूरी ये है कि विथ टाइम ही जब आपको यानी एक्ने हो उसी वक्त आप ट्रीट करा ले, वरना ये विथ टाइम और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो एक्ने स्कार्स और एक्ने स्पॉट्स ये डिफरेंट चीज है? हाँ जी, डिफरेंट चीज है। डार्क स्पॉट्स भी इसी को कहते हैं, मतलब एक्ने स्पॉट्स, एक्ने के डार्क स्पॉट्स। ठीक है, तो एक्ने स्पॉट्स को कैसे दूर किया जा सकता है? बेसिकली जब एक्ने पड़ जाता है, जब हमारी स्किन पे एक्ने आता है, नीचे से स्किन जो उनसी है टिश्यू है वो डैमेज होता है। अब डैमेज का मतलब ये है कि जब एक्ने जाएगा तो स्किन रिपेयर वाले हिस्से में, तो वहां पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। और ये जब आ जाते हैं तो ये विथ टाइम ही जाएंगे। इसके ऊपर आपको टॉपिकल क्रीम्स, अज़ैलिक एसिड उसमें हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, कॉजिक एसिड, अल्फा ब्यूटेन, ये इंग्रेडिएंट्स जो हम क्रीम्स होती हैं या टॉपिकल क्रीम्स होती हैं मार्केट में काफी मौजूद होती है। अगर वो स्पॉट ट्रीटमेंट करें तो वो टाइम वो चले जाते हैं। इसके अलावा और भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, हमने बात की थी पिगमेंटेशन की, ये रिंकल्स की, तो पिगमेंटेशन और ये रिंकल्स जो हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है आपको कि आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है? मोस्टली अगर आप यंग एज में देखो, पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल देखो कि आप अगर आप जॉब करते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, तो उसमें ये होता है कि जब सन स्पॉट ज्यादा होते हैं तो आपका अपना खुद ही चेहरा जो उनसा है वो अनइवन सा लगने लग जाता है, डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं। अगर खवातीन है तो वो देखेंगे, अगर वो या तो अगर उनकी प्रेगनेंसी होगी या उनको अंदरूनी कोई मसला चल रहा होगा, जैसे थायराइड का मसला हो सकता है, काफी लोगों को लिवर डिजीज चल रही होती है, गट के मसले होते हैं, तो इसकी वजह से आपका आयरन कम है, विटामिन D3 जो उसकी कमी से भी पिगमेंटेशन आ जाती है। तो बेसिकली जिन खवातीन को पिगमेंटेशन होती है, हम यही कहते हैं कि पिगमेंटेशन इज अ वेरी स्टबर्न डिजीज। ये एक दफा अगर ट्रीट हो भी जाए तो इसके चांसेस होते हैं ये दोबारा आ जाए, तो आपको इसकी केयर करनी पड़ती है, जैसे सन ब्लॉक और इस तरह के टॉपिकल्स लगाने पड़ते हैं। सूरज में जाने से पहले खास तौर पर जो कि स्किन सेंसिटिव होती है उनको लाजमी तौर पर सन ब्लॉक लगाना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में आप अपने विटामिन पूरे रखें, और उसमें भी प्रेगनेंसी सेफ सन ब्लॉक्स भी होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स वैक्सिंग करवाने के बाद या वैसे भी नॉर्मली भी कुछ लोग होते हैं उनकी स्ट्रॉबेरी स्किन होती है, तो स्ट्रॉबेरी स्किन की कोई रीजन होती है कि ये भी नेचुरल है? इसकी रीजन ये होती है कि जब हम फॉर एग्जांपल कुछ लोग वैक्सिंग कराते हैं, जैसे कि आपने कहा कुछ लोग रेजर्स यूज करते हैं। अब जब ये होता है तो वहां पे कुछ इवन हेयर रिमूवल लेजर में भी आपने देखा होगा कि कुछ जो स्किन के नीचे हेयर होते हैं वो स्किन के अंदर ही कॉइलिंग करते रहते हैं। उसका जो उनसा फॉलिकल होता है उसके अंदर कॉइलिंग वो बाहर नहीं आ पाते, इनग्रोन होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे एक बम्प टाइप बन जाता है, जिसे हम केराटोसिस पिलरिस कहते हैं, जो आप स्ट्रॉबेरी लेग्स कह रही हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमने इसको एक्सफोलिएट करना होता है और मॉइस्चराइज करना होता है। और एक्सफोलिएशन भी जिस तरह आजकल ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेस्ड, यूरिया बेस्ड चीजें आ गई हैं, आप वो स्क्रब कर सकते हो उसको और उसके ऊपर यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो जब भी आपने यानी करवाना है, वैक्सिंग करवानी है। इसकी एहतियात बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत ज्यादा बम्पी वेलवेटी अपीयरेंस आपको स्किन में आती है। अच्छा डॉक्टर रुबाब, अभी हमने इतनी ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, एक दो रह गई हैं, तो मैंने कहा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो हैंड्स होते हैं ना वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन आपके जो नकल्स होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं। इसी तरह डार्क एल्बोज होती हैं, डार्क नीज होते हैं। तो इसकी कोई रीजन होती है या बस नेचुरली कभी कभार हो जाता है ऐसे? अच्छा, आपने देखा होगा कि हम अपने फेस की जो उनसे है वो केयर ज्यादा करते हैं,
सन लोग फेस पे ज्यादा लगाते हैं, हमारे जो पाँव होते हैं, ये जो हमारे हाथ होते हैं, एल्बोज होते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, उसको इवन एक्सफोलिएट भी नहीं करते। होता क्या है कि आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है इन रीजन्स पे, जो आपके नकल्स होते हैं, जो एल्बोज, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़ी वेलवेटी सी स्किन होती है, स्किन बहुत ज्यादा थिक हुई हो जाती है। तो सोल्यूशन ये होता है कि आपने इसको एक्सफोलिएट करना है स्किन को, वही चीज कि आपने कोई अच्छा यूरिया बेस्ड है, ग्लाइकोलिक बेस्ड जो है वो एक्सफोलिएटर लेना है और आपने इसको यहाँ पे रब करना है रोज रात को, यानी हफ्ते में 2 दफा कर लें, 3 दफा, जिस तरह आप अपने चेहरे की करते हो, एक्सफोलिएट करते हो, उसी तरह आपने इन एरियाज का भी करना होता है। डार्क आर्म्स के लिए भी यही है। हाँ जी, नकल, हाँ जी डार्क, लेकिन आपने इसकी अंडरलाइन कॉज भी देखनी होती है। कुछ लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा इन रीजन्स पे पिगमेंटेशन आ जाती है, B12 की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी डार्क नकल, जो डार्क नीज होते हैं। अच्छा डॉक्टर रुबाब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया सारी प्रॉब्लम्स, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। पिगमेंटेशन और जो स्कार्स होते हैं उनका कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? पिगमेंटेशन का अलग ट्रीटमेंट है, वो टॉपिकल से भी ठीक हो जाता है, यानी काफी मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो उनसे आप खुद से जाके ना ले, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो उनसे ऑइंटमेंट्स होती हैं, आप वो पिगमेंटेड एरियाज पे लगा सकते हो। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ग्लाइकोलिक, कॉजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप क्रीम्स में भी पाए जाते हैं। तो एक आप अच्छी सी क्रीम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इन्फिनिटी का कॉम्प्लेक्शन, एक्स कॉम्प्लेक्शन, एक क्रीम्स यूज कर सकते हो जिससे आपकी पिगमेंटेशन विद टाइम बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो नीडलिंग्स हैं विद PRP, हम मीजोथेरेपी यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। माइक्रो नीडलिंग के अंदर हम जो सीरम यूज करते हैं उसमें भी ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो विद टाइम जो उनसे आपकी पिगमेंटेड स्किन होती है उसको उतार देती है। इसी तरह लेजर्स हैं, CO2 लेजर्स हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, जो कि विद उसके भी सेशन लेने से आपकी जो ये पिगमेंटेड, क्योंकि वो जो पिगमेंटेड सेल्स अंदर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बात की है PRP, माइक्रो नीडलिंग और इंजेक्टेबल्स, कुछ सीरम्स होते हैं, तो सुन के ऐसा लग रहा है कि काफी हार्मफुल हो सकता है, तो ये भी जरा क्लियर करें कि इट इज सेफ। इट इज सेफ क्योंकि उसके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं इन अ रिक्वायर्ड डोज। अगर डोज की यानी ओवरडोजेज हो जाए चीजें तो तब वो कर सकते हैं। जिस तरह पिगमेंटेशन में ट्रानिक्सामिक एसिड जो है वो हम यूज करते हैं, तो कुछ लोगों को शुरू में बहुत थोड़ा सा पेनफुल सा भी, इतना नहीं है, हम नमिंग क्रीम लगाते हैं उसमें, लेकिन हो सकता है अपनी हर एक की स्किन पे डिपेंड करती है, लेकिन इसकी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जैसे कि आपने स्कार्स का पूछा था ट्रीटमेंट, अब स्कार्स ऐसी चीज है कि इस पे कोई भी आप टॉपिकल क्रीम्स लगाओगे ये ठीक नहीं होगा। मार्केट में या जितनी भी आपको कमर्शियली क्रीम्स या टॉपिकल्स क्लेम करते हैं कि आप स्कार्स पे लगाएंगे ठीक हो जाएंगे, स्कार्स उससे ठीक नहीं होते। स्कार्स के लिए सिर्फ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जिस तरह के माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, इसके अलावा लेजर है, हम सब्सिजन कर सकते हैं। बेसिकली स्कार्स के नीचे होता है ये कि कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है, तो हमने वो सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वही यूज करने होते हैं कोलेजन आपका बूस्ट हो, नीचे आपकी स्किन के नीचे कोलेजन बने, और इसके काफी सेशंस रिक्वायर होते हैं। मैक्सिमम कितने सेशंस रिक्वायर्ड होता है? मैं तो ये कहती हूँ कि स्कार्स के लिए आपको मैक्सिमम सेशंस की जरूरत होती है, क्योंकि वो स्टबन होते हैं। हाँ, और ये भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कार्स यानी अगर आपके बहुत डीप स्कार्स हैं तो कभी भी वो बिल्कुल 100% आपकी स्किन यानी एक तरह की ग्लास स्किन नहीं दिखाएगा। आपको 80% आ सकते हैं, फिर भी आपकी कुछ ना कुछ वो टेक्सचर रह जाता है, तो बिल्कुल 100% स्कार्स गाइड नहीं हो सकते। और डॉक्टर रुबाब, अर्लियर यू वर टॉकिंग अबाउट सीरम्स, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, तो इन सब सीरम्स का क्या रोल होता है पिगमेंटेशन को दूर करने में, रिंकल्स को, एक्ने स्कार्स को, स्पॉट्स को दूर करने में? हर स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग सीरम होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपका बैरियर खराब है, तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करें। अगर आपका एंटी एजिंग का कंसर्न है तो आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो, आप पेप्टाइड सीरम जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन काफी ध्यान से, क्योंकि रेटिनॉल सीरम इट्स नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी इफ यू आर लैक्टेटिंग, तो इसमें हम ये सीरम यूज नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरे के मुताबिक आप सीरम यूज करो। जैसे सैलिसिलिक एसिड सीरम की बात की, ये सिर्फ हम एक्ने स्पॉट पे लगा सकते हैं। तो इसकी सीरम्स का मॉइस्चराइजर से डिफरेंस ये होता है कि सीरम्स बहुत ज्यादा स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे ही हम उसकी थिन, आपने देखा होगा बहुत थिन होते हैं, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो वो डीप लेयर्स तक चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मॉइस्चराइजर्स थोड़े यानी बैरियर फॉर्म करते हैं, थोड़े आराम से जो उनसे वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये डिफरेंस। तो सीरम लगाने की टाइमिंग कोई होती है कि रात में लगाना है या दिन में लगाना है, कोई क्या कहेंगे इस हवाले से? सीरम्स का बेसिकली ये होता है कि जिस तरह विटामिन C है तो वो आपने मॉर्निंग में लगाना होता है। ठीक है।
और उसको भी अगले दिन और उसके बाद आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना होता है, क्योंकि जिस तरह विटामिन सी सीरम होता है या रेटिनॉल सीरम होता है तो ये आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना देते हैं। आपने इसके बाद सनब्लॉक लाजमी अगले दिन लगाना होता है। और जो रेटिनॉल सीरम होता है उसकी भी परसेंटेजेस होती हैं डिफरेंट, आप कोई भी मार्केट से उठा के यूज नहीं कर सकते, वरना वो आपकी स्किन को एक तरफ बहुत ओवर ड्राई कर देगा, आपको डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो वो भी जिस तरह आपने हफ्ते में दो दफा यूज करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, तो क्या विटामिन सी हम लगाकर धूप में जा सकते हैं भाई? आप जरूर जा सकते हो, लेकिन आपने उसके ऊपर सनब्लॉक लाजमी अप्लाई कर। डॉक्टर रुबाब, स्ट्रॉबेरी स्किन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एक्सफोलिएशन के अलावा क्या मेजर ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं कि हमारी स्किन जो है वो नीट हो जाए, ग्लास हो जाए? अच्छा, बेसिकली पहले तो आप ये देखें कि उसमें हमें एक थिक स्किन है, बम्पी स्किन है, इस बात का मतलब ये है कि आपने स्किन अपनी थोड़ी सी एक्सफोलिएट करनी है। अब वो सारे प्रोसीजर्स इवन टॉपिकल से लेके एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो हमारे पास हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक कार्बन लेजर पील है, हम वो यूज कर सकते हैं, जिसमें जो कार्बन होता है वो आपके, जिस तरह अगर मैं सिर्फ हाथों की बात करूं तो वो आपके हाथों पे अप्लाई होता है, और उसके बाद जो उनसा वो हम उसके ऊपर लेजर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपके पोर्स में इनग्रोन हेयर, डर्ट, डेड स्किन सेल जमा हुए होते हैं वो उसको एक्सफोलिएट करता है थ्रू कार्बन पील। इसके अलावा आप लेजर भी इसके ऊपर करा सकते हो, और टॉपिकल्स में मैंने आपको बता दिया कि आपने वो वाला एक्सफोलिएंट लेना है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो या मेंडेलिक एसिड हो। इसी तरह आपने मार्केट में हाइड्रोफिल यूरिया के नाम से मॉइस्चराइजर होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, जिससे आपकी जो थिक स्किन होती है आप रोज रात को से यूज करो, वो विथ टाइम एक्सफोलिएट होती जाएगी, पिगमेंटेशन जो उनसे उतरती जाएगी। इसके अलावा आपने अपने जो उनसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वो दूर करनी है, यानी अपने एक अच्छा सप्लीमेंट लेना है, अपनी हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं जिसमें विटामिन B12, ये सारी चीजें, आयरन जो उनसे वो ज्यादा हो। अच्छा डॉक्टर रुबाब, स्ट्रॉबेरी स्किन के जितने भी ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं, अगर कोई ये ट्रीटमेंट्स लेने के बाद रेजर या वैक्सिंग करता है तो स्ट्रॉबेरी स्किन वापस आ सकती है? Yes, it can. ठीक है। अगर आप अपना वो वाला, यानी जो मैंने आपको बताया रूटीन बताइए उसको अगर आप फॉलो नहीं, क्योंकि डेड स्किन ने तो फिर भी आना है। 25 की एज के बाद इवन फेस पे भी और बॉडी पे भी जो आपकी डेड स्किन सेल्स हैं वो खुद से एक्सफोलिएट नहीं होते। ठीक है। मतलब जो पहले 1-2 दिनों में हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती थी, ग्लो आ जाता था, 25 की एज के बाद वो खुद से नहीं आता। आपको फेस की भी और बॉडी की भी एक्सफोलिएशन करनी पड़ती है खुद से मैनुअली। उसके लिए स्क्रब्स, बॉडी स्क्रब्स होते हैं, फेस स्क्रब्स होते हैं, और इसके अलावा यही मैंने आपको टोनर्स बताए हैं और मॉइस्चराइजर, ये आपने लगानी है। अच्छा, इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी स्किन की हम बात करें तो ओपन पोर्स भी होते हैं हमारे स्किन पर जो लीड करते हैं एक्ने की तरफ, तो ओपन पोर्स का क्या ट्रीटमेंट है? ओपन पोर्स में डिफरेंट चीजें होती हैं, ये भी बहुत एक मुश्किल सी चीज होती है। अगर आपने ओपन पोर्स का मतलब ये है कि आपके पोर्स जो उनसे वो काफी ज्यादा ओपन हो गए हैं, उसमें या तो डेड स्किन सेल्स या ऑयल या डर्ट जो उनसे है वो स्टक के, तो आपने उसे अच्छी तरह एक्सफोलिएट करना है स्किन को। और इसके अलावा हम नाइसिनामाइड सीरम जो उनसे है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप पोर्स पे लगाएं। इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट है PRP के साथ, आप वो कर सकते हो ओपन पोर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, कहीं ना कहीं हमारी डाइट भी रिलाय करती है इन सारी चीजों के ऊपर, तो डाइट कैसी बताएंगी, कैसी डाइट होनी चाहिए? आजकल खवातीन डाइट करने के चक्रों में जो प्रोटीन डाइट है वो मिस कर देती हैं। ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आपकी जो स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, दे आर ऑल प्रोटीन, केराटिन। अगर आपने सुबह फॉर एग्जांपल आप एग से स्टार्ट करो, या आप कोई एक डिटॉक्स जो पानी होता है, लूकवार्म वाटर, आप उससे स्टार्ट करो। प्रोटीन डाइट अपना लीन जो मीट होती है वो आप ज्यादा, गोश्त वगैरह जो उनसे मॉडरेट अमाउंट में आप वो यूज कर सकते हैं। फ्रेश जो उनसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स जो कि जिसके अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को ग्लो भी करता है अंदर से, जिस तरह विटामिन C है, ये सारे उसमें होते हैं। इसके अलावा वो आपको डिटॉक्स भी करते हैं, जिससे आपका जो कलर है वो फेयर हो जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, पिगमेंटेशन और ये वो सारी चीजें जितने भी आज हमने डिस्कस की हैं, लोग इस हवाले से हर्बल ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देख लेते हैं, DIY मास्क होते हैं जो बना के बेसन के साथ या राइस फ्लोर के साथ, तो वो यूज करते हैं। वो कितना सेफ होता है, करना चाहिए? इट इज सेफ अगर आप पहले पैच टेस्ट कर लें।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मुंह पे दही लगाते हैं। अब दही में अगर आप देखें लैक्टिक एसिड होता है, तो वो आपकी माइल्ड एक्सफोलिएशन कर देता है, डेड स्किन सेल्स या जो आपके ऑयल आता है वो उतार देता है। तो आप दही भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही आपने पहले थोड़े से रीजन पे लगाना है, उसको टेस्ट करने के कहीं एलर्जी तो कोई चीज नहीं कर रही, और फिर आप वो लगा सकते हैं। आपने बेसन की बात की, तो बेसन भी अब आप देखें तो इसके अंदर भी जिंक होता है और ये भी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो अगर आप बेसन को एज अ मास्क यूज करते हैं, पहले उसका पैच टेस्ट करें, अगर आपको कोई भी रिएक्शन ये नहीं हो रहा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी जिनका स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है और डर्ट होती है, तो जो बेसन होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, बट विद द पैच टेस्ट। अच्छा, वो लोग जो लेट 30s में अपनी स्किन केयर स्टार्ट करते हैं, वो इफेक्टिव होती है लेट 30s में जाके, या कोई स्पेसिफिक एज होती है अर्ली 20s में स्टार्ट करनी चाहिए? डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न। जिस तरह हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि आपने कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करनी, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आपका फेस वॉश अच्छा होना चाहिए अगर आप अर्ली एज में कर रहे हो। फेस वॉश और आपका सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए, दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप 25 क्रॉस करते हो, मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन जो है वो खुद से एक्सफोलिएट नहीं होती, तो आपकी स्किन डल हो जाती है, आपका ग्लो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि सीरम और एक्सफोलिएशन के लिए कोई आप टोनर यूज कर सकते हो। और फिर अगर हम 30s क्रॉस करें, 35 क्रॉस करें, तो फिर तो वैसे ही स्किन थोड़ी ज्यादा लूज होने लग जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। यानी हर एज का अपना कंसर्न होता है और उसके मुताबिक हमें ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, बेसिक स्किन केयर रूटीन बताएंगी फॉर होल बॉडी और स्किन के लिए क्या होनी चाहिए? बेसिक स्किन केयर में हमारे पास अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास फेस वॉश आता है, जिससे लोग इतनी अहमियत नहीं देते, साबुन से मुंह धो रहे होते हैं। तो ये बहुत, मैं तो कहती हूँ कि आपने सोप्स बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो पीएच होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है फेस की। आप अच्छा सा फेस वॉश यूज करें। अगर आपको एक्ने का मसला है तो सैलिसिलिक बेस्ड, अगर आपको वैसे ड्राई स्किन है तो सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फेस वॉश। फिर आप एक अच्छे से सीरम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न। देन मॉइस्चराइजर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो सन ब्लॉक, आप फिजिकल सन ब्लॉक यूज करें, ऐसा सन ब्लॉक जिसमें जिंक ऑक्साइड भी हो और आयरन ऑक्साइड भी हो। अब फॉर एग्जांपल काफी लोगों को व्हाइट कास्ट का इशू आता है कि इसके जो जब हम सन ब्लॉक लगाते हैं वो बहुत स्टिकी हो जाता है, तो मैं कहती हूँ आपकी सारी ट्रीटमेंट्स बेकार हैं अगर आप सन ब्लॉक यूज नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रुबाब, यहाँ पर मैं आपके साथ एक फायर राउंड करूंगी, क्विक क्वेश्चंस करूंगी 5, जिनका आपने क्विक जवाब देना। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलती? सन ब्लॉक। अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट ओवर हाइप ट्रीटमेंट इन योर ओपिनियन? ओवर हाइप्ड ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा लोग आईवी ड्रिप्स जो उनसे लगवाते हैं, दैट्स अ ओवर हाइप ट्रीटमेंट। एंड मोस्ट अंडररेटेड ट्रीटमेंट? कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज लाइक माइक्रोनीडलिंग्स, यानी लाइट फ्रीक्वेंसी में लेजर्स, आरएफ माइक्रोनीडलिंग्स, स्किन बूस्टर्स, दे आर वेरी अंडररेटेड। ओके, वन गोल्डन स्किन रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए? मॉइस्चराइज एंड अप्लाई सन ब्लॉक। ओके, चलें इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी एंडिंग की तरफ, और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर रुबाब आप हमारी ऑडियंस को आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज दें, कोई इन्फॉर्मेशन जो है जो रह गई है। वैसे तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की है, कुछ रह गया तो आप हमारी ऑडियंस को मैसेज के थ्रू जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी जो स्किन है, जो अल्लाह ताला ने आपका जेनेटिक कलर बनाया है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कोरियंस की स्किन केयर को देखते हैं कि उनकी स्किन तो ऐसी है, दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनकी हमारे से न्यूट्रिशन डिफरेंट है और वो वाली स्किन हमारी नहीं हो सकती। जो हमारा कलर है हमारा वही रहता है, लेकिन हाँ, हम अपने फीचर्स को और अपने जो स्किन कलर को वो इन्हेंस कर सकते हैं विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप अपनी इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, और अपनी खासतौर पर न्यूट्रिशन जो या उसमें वो सारी डाइट वाली चीजें ऐड करें जिसमें सारे विटामिन्स हों। अगर आप अपनी डाइट, अपनी स्लीप, स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आपकी स्किन खुद ही ग्लो करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबाब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो आज का जो टॉपिक था उस पर आपने 4 चांद लगाए हैं। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।